तो मूल अधिकारों की हम बात कर रहे थे। तो मूल अधिकारों का अनुच्छेद 15 के भाग 6 के बारे में हम जानते हैं कि आखिरकार इसमें क्या दिया गया है। उसको हम पढ़ते हैं, वर्ड टू वर्ड हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। तो मूल अधिकारों के अनुच्छेद 15 में भाग 6 में देखिए क्या दिया है। इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को, अब क्या किया जा रहा है यहाँ पर, राज्य यानी स्टेट को क्या किया जा रहा है यहाँ पर, उसको संबोधित किया जा रहा है कि स्टेट को क्या क्या से बाधित नहीं करेगी। इसमें है क खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्ग की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इसमें क्या कहा गया, पहले देखिए 2 छूटें दी गई थी। पहले कहा गया कि आपने आपका धर्म हो गया, लिंग हो गया, भाषा, इन सब के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते हो, लेकिन उसमें छूट दी गई आपको पिछले अनुच्छेदों के भागों में। किन पे, पहला सामाजिक दिया गया और उसके बाद आपका दूसरा शैक्षणिक दिया गया। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाता है जो कि आर्थिक होता है, यानी कि आर्थिक रूप से भी जो कमजोर वर्ग हैं उनको भी यहाँ पर स्टेट क्या कर रहा है, छूट दी है कि आप इनके लिए स्पेशल या फिर विशिष्ट आप उपबंध करके यहाँ पर नियम या विधि आप उनके लिए बना सकते हो। तो अब उसको यहाँ पर क्या गया, आर्थिक रूप से यहाँ पर सम्मिलित किया गया। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं इसको। ख के बारे में पढ़ रहे हैं। खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहां निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे उपबंध ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में जिनके अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों से भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली हैं या सहायता ना पाने वाली हैं, प्रवेश से संबंधित हैं, जो आरक्षण की दशा में विद्यमान आरक्षणों के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम 10% के अध्ययन होंगे। तो ये बातें हमारे इसमें कहेगी खंड ख में। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, स्पष्टीकरण। इस अनुच्छेद में क्या स्पष्टीकरण दिया उसको समझाया गया यहाँ पर। इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजन के लिए आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के वे होंगे, यानी कि आर्थिक वर्ग से दुर्बल कौन होगा उसको एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर, जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक अलाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय समय पर अधिसूचित की जाएंगी। यानी कि अब इसको क्या किया, ये चीज़ किसको दिया गया है, ये स्टेट को ही सौंप दी गई जिम्मेदारी कि आखिरकार भैया कौन आर्थिक रूप से दुर्बल होगा। उन्होंने डिफाइन कर दिया कि आखिरकार इसकी जो स्टेटमेंट यानी जो परिभाषा कौन डिफाइन करेगा, खुद स्टेट ही इसको तय करेगा कि भाई आखिरकार कौन दुर्बल होगा। और दुर्बल होने के उन्होंने क्या नियम बनाए, उन्होंने जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय, याद ध्यान रखना है, यहाँ कुटुंब की आय कहा गया, यानी कि कुटुंब में पूरा परिवार आपका आ जाता है उसमें, या दंपति जिसे कह सकते हैं, कुटुंब की आय और आर्थिक अलाभ के अन्य सूचक, यानी और भी अन्य सूचक जो हो सकते हैं उनको समय समय पर अधिसूचित किया जाएगा स्टेट के द्वारा कि हाँ भैया ये व्यक्ति आर्थिक रूप से दुर्बल होंगे। अब मैं आपको कुछ ये बातें मैं स्पष्ट कर जाऊं कि इन्होंने पहले क्या कह दिया कि आप इसके आधार पर कोई आप अलग से कानून नहीं बना सकते। आपको फंडामेंटल राइट दिया गया कि भाई आप समान हैं, किसके सामने, लॉ के सामने विधि के रूप में सबके लिए समान कानून बनाए जाएंगे, सब समान होंगे। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन दिया गया, अपवाद दिया गया स्टेट को कि भी आप इनको आप आधार बनाकर आप अलग से कानून बना सकते हो, जिनमें आपको एक बार पॉइंट गिना सकता हूँ। पहला तो आप सामाजिक रूप से पिछड़े होने चाहिए, शैक्षणिक रूप से अगर पिछड़े हैं तो आप स्टेट उंगली गवर्नमेंट बना सकती है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, 4 पॉइंट हो गया आपके सामने। 5वां एक और पॉइंट यहाँ पर आया, आर्थिक रूप से भी उनके लिए भी कानून बना सकती है स्टेट। लेकिन इसमें क्या है कि अब आर्थिक रूप से कौन होगा दुर्बल, ये भी कौन डिफाइन करेगा, ये भी हमारे संविधान ने किसको प्रत्यारोपित कर दिया है, ये शक्ति ये आपको यहाँ राज्य स्टेट को ही डिफाइन कर दिया कि भाई आप ही तय करेंगे कि आखिरकार कौन होगा आर्थिक रूप से दुर्बल, तो आप उनके लिए कानून यहाँ पर बना सकते हैं। तो आपका ये इसी तरीके से आपका अनुच्छेद 15 यहाँ पर समाप्त हो जाता है, जिसे हम कह सकते हैं विधि के समक्ष क्षमता का, जो हमने देखा कि विधि की समक्ष क्षमता आखिरकार क्या है, तो वो हमने अनुच्छेद 15 में हमने स्पष्ट रूप से हमने पढ़ा। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 16 के बारे में, जिसमें है लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अफसर की क्षमता होगी। यानी कि जो भी हमारी जो भर्तियां होती हैं पद या फिर जो भी सरकारी पद होंगे, सार्वजनिक पद होंगे, उनकी भर्ती के लिए
उनकी पूर्ति के लिए, यानी कि जो भी क्षमता दी गई उन सभी में क्या होगा, समान होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये तो पहला पॉइंट इन्होंने कह दिया। अब यहाँ पर क्या, जैसे मैंने बताया हर चीज़ पे क्या हो जाता है, यहाँ पर एक्सेप्शन या फिर रेमेडीज दी जाती हैं स्टेट को कि भैया आप इन सब चीज़ों पर छूट है आपको, इन पर बना सकते हो। उसके बारे में मेंशन किया गया, उसको अब हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 16 के भाग 1 में हमने पढ़ा था कि भैया किस अफसर की समानता होगी, सबके सामने अफसर समान होंगे। दूसरे भाग में देखते हैं, राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उससे विभेद किया जाएगा। यानी कि एक, ना तो इसको ना तो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बनाया जाएगा, दूसरा इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब भाग 3 में है, इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकार के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या राज्य संघ क्षेत्रों के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है। ये पॉइंट था थर्ड का हमारा। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, यानी किसी उस पक्ष में कानून बनाने से नहीं रोकेगी। ये मैं कह रहा हूँ, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, यानी कि उनको अलग से वो कानून बना सकते हैं जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के सेवाओं में, यानी कि अगर 100% 100 सीटें हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि 10% ये स्पेशल कम्युनिटी है, ये बहुत कम है, यानी कि उनकी भागीदारी हिस्सेदारी बराबर नहीं है, तो उनके लिए अलग से वो कानून उनके लिए बना सकती है। नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ये होगा चौथा पॉइंट। अब देखते हैं चौथे का क, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर पारिमाणिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यानी कि क्या है, एक तो भर्ती और उनकी उन्नति, यानी प्रोन्नति जिसे प्रमोशन कहते हैं इंग्लिश में, तो उसके लिए भी यह निवारित नहीं करेगी। यानी कि वो उसको राज्य की स्टेट को नहीं रोकती, वो कानून बनाकर उन्हें प्रमोशन भी अलग से दे सकती है ताकि उनका जो हिस्सेदारी हो, भागीदारी है राज्य सेवाओं में, वो बराबर हो। अब चौथे का ख देखते हैं, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं ना भरी गई ऐसी रिक्तियों को जो खंड 4 या खंड 4 के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित हैं, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी, और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वो भरी जा रही हैं उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने का विचार नहीं किया जाएगा। तो इसमें यानी कि जो खाली सीटें रह गई हैं उनको भरने के बारे में बताया गया है, और इसके साथ ये भी मेंशन करी गई है कि 50% तक, यानी आप उसको आप बढ़ा सकते हैं, ये नहीं कि आप 60-70 कर दें, ऐसा नहीं कहा गया है। अब आते हैं इसी अनुच्छेद के 5वें भाग में, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसे विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदाधिकारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का हो। अब छठा है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को विद्यमान आरक्षण के लिए अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम 10% के अधीन खंड 4 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। छठा पॉइंट था। तो यहाँ तक तो ये था रिक्तियों के संबंध में जो भी हमारा पढ़ा था हमने, यानी कि सार्वजनिक पद जो हमारे हैं, जिसे हम कह सकते हो जिनमें सार्वजनिक हमारे सरकारी नौकरियाँ जिन्हें आप कहते हैं, या फिर आप इन्हीं तरह के जो भी पद होते हैं उनके बारे में संबंध में कहा गया था इस अनुभाग में। यानी हमारा अनुच्छेद 16 क्या करता है, लोक नियोजन के समक्ष में समानता देता है आपको, लेकिन कुछ एक्सेप्शन देता है कि भाई आप इन केसेस में आप अलग से कानून बना सकते हो ताकि इनका प्रतिनिधित्व क्या हो, समान रूप से हो। अब आते हैं अनुच्छेद 17 के बारे में पढ़ता है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है।
अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। 17 में क्या क्या है, स्पष्ट रूप से कहा गया जो छुआछूत आपका जो चलता था पुराने ज़मानों में उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित यहाँ पर कर दिया गया है। भाई आप किसी प्रकार से अस्पृश्यता या फिर इस तरह की कोई भी आप विधि या फिर किसी भी सभी रूढ़ी जो कह सकते हैं, मैंने विधि के बारे में बताया गया तो उसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं। इस भाग में अगर मूल अधिकारों के बारे में अगर पढ़ा जा रहा है तो अगर वहाँ विधि कहा जा रहा है तो कोई भी विधि यहाँ पर क्या है पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगा, वो दंडनीय अपराध होगा, यानी अनुच्छेद 17 के हिसाब से। अनुच्छेद 18 में आते हैं उपाधियों का अंत। अब यहाँ पर क्या क्या है, इसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया है। राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यानी स्टेट क्या है, किसी को कोई अलग से कोई ऐसा कोई टाइटल नहीं देगा कि भैया इनको कोई स्पेशल सम्मानित किया गया है इस नाम से, वो उस नाम को लेकर चलते हैं। यानी कोई अपना जैसे कोई रिलीजन हो गया, कोई जातिगत हो गया, या किसी प्रकार के कोई अन्य जो नाम अपने उपसर्ग अगर जोड़ लेते हैं कि भैया ये आप एक टाइटल के रूप में, एक सम्मान के रूप में जोड़ते हुआ आप उसे नहीं मेंशन कर सकते हैं फॉर्मली। सिर्फ स्टेट क्या करता है, यानी सिर्फ स्टेट क्या कर सकता है, सिर्फ सेना या विधायी यानी विद्या यानी जो एजुकेशनल जो कह सकते हैं ना आप, वो डिग्री या फिर आप वो आप टाइटल अपने आगे लगा सकते हैं। सिर्फ इन दो चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर छूट इन्होंने दी है। उपाधियों का अंत, यानी पहला भाग था अनुच्छेद 18 का पहला भाग। अब दूसरा भाग में देखते हैं, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यानी भारत का कोई भी नागरिक और जो विदेशी गवर्नमेंट यानी जो अदर स्टेट अदर कंट्रीज़ हैं उनसे कोई भी प्रकार की वो उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। थर्ड भाग है, कोई व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य में से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अब देखिए पहला बात तो उसमें किसके बारे में कहा गया था, जो स्टेट गवर्नमेंट जो भारत का नागरिक है वह तो किसी और से उपाधि अधिकार नहीं करेगा, कोई सम्मान या कोई ऐसा पद स्वीकार नहीं करेगा। दूसरा उन लोगों के बारे में बात करेगी जो भारत के नागरिक नहीं है लेकिन क्या है वो भारत के राज्य के अधीन लाभ यानी कि कोई ऐसा हमसे कोई बेनिफिट लेता है, यानी भारतीय स्टेट गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट ले रहा है कोई व्यक्ति, वो हो या फिर वो कोई विश्वास का व्यक्ति हो, कोई भारत के स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट का, भारतीय राज्य का कोई अगर वो ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे लाभ का यानी हमसे कोई प्रॉफिट ले रहा हो, या फिर कोई किसी प्रकार का वो कह सकते हो कोई विश्वास का पद उसने धारण में कोई जिम्मेदारी दे रखी है, तो वह व्यक्ति भी क्या कर सकता है, किसी भी विदेशी सरकार या विदेशों से किसी प्रकार का सम्मान या फिर उपाधि धारण नहीं कर सकता अनुमति के बिना। ध्यान रखना, सहमति के बिना, यानी कि वो बिना सहमति के वह नहीं कर सकता। अगर सहमति मिल जाती है तब वह कर सकता है। चौथा पॉइंट है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो ये हमने इसे रिपीट करके ख़त्म किया यहाँ पर। तो नेक्स्ट में अगर हम पढ़ेंगे ऐसे स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के बारे में अपने नेक्स्ट पार्ट में।